मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज आप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है कि मिनरल्स क्या होते हैं, सारी बातें इसमें दी हुई हैं। मिनरल्स का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है एनसीईआरटी बेस्ड, तो ये एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, ठीक है। चलिए हम शुरुआत करते हैं मिनरल्स की। रिसोर्सेज एंड मिनरल्स, संसाधन एवं खनिज। क्या होता है रिसोर्सेज, क्या होते हैं मिनरल्स? सिंपल सी बात है, रिसोर्स का मतलब है, अगर आप इसको हिंदी में शब्द को समझें तो वो कहता है संसाधन। कहने का मतलब है कोई भी चीज जो हमारे लिए एज अ साधन या एज अ जिसको आप कह सकते हो हेल्प के तौर पे इस्तेमाल हो, उसको हम रिसोर्स कहते हैं, उसको हम रिसोर्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे रिसोर्सेज में कोई भी चीज, रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज आर endowments of nature, resources are endowment of nature which we can use। संसाधन प्रकृति के वह पदार्थ हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, which we can use, जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। संसाधन प्रकृति की वह चीजें हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सवाल संसाधनों से ज्यादा जो हमारे सामने आता है वो है व्हाट इज अ मिनरल, खनिज क्या होता है। व्हाट इज अ मिनरल, खनिज क्या होता है, ये ज्यादा बड़ा सवाल है। रिसोर्स तो कुछ भी हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स भी होता है। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? जब हम इंसान को एज अ रिसोर्स यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी सर्विस सेक्टर में जाके काम कर रहे हैं और देश की जीडीपी में बहुत योगदान दे रहे हैं, तो हम बोलेंगे अच्छा आप ह्यूमन रिसोर्स हो गए हमारे देश के लिए। हम उसको कैपिटल रिसोर्स कहेंगे, उसको जहां पे हम पैसा लगा रहे हैं उसको हम कैपिटल रिसोर्स कह देंगे। अलग कल्चरल रिसोर्स क्या होगा? जब हमारा कल्चर इतना रिच है कि उससे हम किसी प्रकार का पैसा कमाने लग जाए तो वो कल्चरल रिसोर्स हो जाएगा। रिसोर्सेज समझ गया आ गया क्या हो गया? किसी भी चीज का जब हम फायदा उठा सकें उसको रिसोर्स कहा जाता है, संसाधन कहा जाता है। मिनरल क्या होता है? खनिजों के रिसोर्सेज के अंदर ही एक शब्द आता है मिनरल। ये असल में भौतिक संसाधन होते हैं, फिजिकल रिसोर्स होते हैं, और इनमें एक स्पेशल फीचर होता है कि इनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है या इनमें जो रासायनिक स्थिति होती है वो एक निर्धारित रासायनिक स्थिति होती है, इनकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, और ऐसे पदार्थ को जो नेचुरली हमको मिलता है उसे हम मिनरल कह देते हैं। जैसे ये एक पत्थर हमने उठाया, अब हमको पता है कि इस पत्थर में यहां पे एक पदार्थ मिल रहा है जिसका नाम आयरन है, लोहा है, जिसका नाम आयरन है, लोहा है। इसकी एक प्रॉपर केमिकल कंपोजिशन है। केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, रासायनिक स्थिति क्या होती है, रासायनिक संगठन क्या होता है, अगर आप लोगों ने 11वीं 12वीं या 10वीं भी अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि हम स्कूलों में ये बनाया करते थे, न्यूक्लियस, ऐसे कुछ, इसको हम बोर्स मॉडल कहते थे। अगर आप मुझे एक बार थोड़ा थम्सअप दे के बताओ, स्कूलों में ये पढ़ा है क्या आपने? फिर इसमें हम थोड़ा बहुत भराई करते थे कि अच्छा बीच में न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर यहाँ पे कुछ होंगे, और अगर आपको याद हो तो ये हर पदार्थ के लिए अलग होता था। याद है आपको? हर एलिमेंट का अलग होता है ये। ऐसी चीज़ें पढ़ी होंगी आपने, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, और सबका जो केमिकल कंपोजिशन है वो अलग होता है, जो रासायनिक स्थिति है वो अलग होती है। लेकिन ना केवल रासायनिक स्थिति अलग होती है, अपितु इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी अलग होती हैं। ना केवल केमिकल कंपोजिशन बल्कि भौतिक या फिजिकल कंपोजिशन भी अलग होता है। जैसे अगर आप लोहे को हाथ लगाओगे तो आपको लोहा कड़ा महसूस होगा, हार्ड महसूस होगा। आप लोहे को बजाओगे, उसमें डंडी मारोगे तो उसमें से एक झंझनाहट की आवाज आएगी, हम कहते हैं भाई वो सोनोरस है, उससे साउंड आता है। फिर लोहे को पीट पीट के आप चादर बना सकते हो,
हम बोलेंगे अच्छा चादर बना सकते हैं, ये मेलिएबल है, ये शब्द भी आपने शायद अपने जीवन में पढ़े होंगे। उसको हम तारों में बना सकते हैं तो वो डक्टाइल है। अगर हम उसको तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं, लंबी लंबी तार खींच सकते हैं किसी चीज़ की, चादर बना सकते हैं, आवाज़ करेगा अगर वो ध्वनि की तरह, और अगर वो कड़ा है, हम ऐसी चीज़ों को मेटल कहते हैं, धातु कहते हैं। वहीं आपने दूसरी चीज़ें देखी होंगी जैसे चूना पत्थर, जिसको हम अधातु या नॉन मेटल कहते हैं। इसकी खुद की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज है। केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम का अलग गोला बनता होगा, कार्बोनेट का अलग बनता होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये भुरभुरा होता है, ये सेडिमेंट्री होता है, इससे आवाज नहीं आती। कहने का मतलब है हर चीज की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है और उस चीज को हम मिनरल कह देते हैं। तो जानते हैं मिनरल की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अ नेचुरली, या ऐसे लिखो, अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, एक प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली वस्तु, अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, that has definite that has definite chemical composition and physical properties, chemical composition and physical properties, जिसमें निर्धारित रासायनिक संगठन एवं भौतिक विशेषताएं होती हैं। बताएं मुझे, मिनरल की डेफिनेशन समझ में आ गई है? ये समझ में आ गया है कि मिनरल क्या होता है? अब मिनरल्स कैन बी, कैसे हो सकते हैं? वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक मिनरल्स भी हो सकते हैं, और नॉन ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। वो जैविक भी हो सकते हैं और अजैविक भी हो सकते हैं। जैसे कोयला, कोल, कोयला कैसे बनता है? लकड़ी के जमीन के नीचे दब जाने से। इसका कहने का मतलब है कि जो कोयला है, ये जो कोयला है, ये असल में ऑर्गेनिक हो गया। पेट्रोल, या अब पेट्रोल नहीं बोलेंगे हम, अब से हम पढ़ेंगे कच्चा तेल या क्रूड ऑयल। हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं। क्रूड ऑयल कैसे बनता है? कई बार मैंने बताया होगा, जब मछलियां समुद्र के सेडिमेंट्स में दब जाती हैं तो इनके सड़ने से पेट्रोल या क्रूड ऑयल बनता है। मछलियां भी जीवित पदार्थ थी कभी एक ज़माने में, तो हम इसको ऑर्गेनिक कहेंगे। लेकिन आयरन हो गया, लाइम स्टोन हो गया, चूना पत्थर हो गया, इनमें कुछ लिविंग थिंग नहीं है, तो ये इनऑर्गेनिक रहेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई कि मेटल्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं? क्या इतनी सी बात क्लियर हुई? दूसरा फीचर है जो है वो है मिनरल्स का, दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये असामान्य रूप से विभाजित हैं या विस्तृत हैं। दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये असमान तरीके से विस्तृत है। इसी में आगे लिखें, सम आर इवन प्रेजेंट at unaccessible places, some are even present at unaccessible places like Arctic and Antarctica, like Arctic and Antarctica। कुछ तो ऐसी जगहों पर हैं जहां पहुंचना संभव नहीं, जैसे आर्कटिक और अंटार्कटिका, अलग अलग जगहों में फैले हुए हैं, विभिन्न जगहों में फैले हुए हैं। हमारे देश में खुद झारखंड में मिलता है ज्यादा मिनरल, राजस्थान में कम मिलता है। अनइवनली फैला हुआ है, एक जगह पे नहीं है, अनइवनली ये सब फैले हुए हैं।
सम आर फाउंड ऑन सरफेस, कुछ सतह पर मिल जाते हैं। बिल्कुल, राजस्थान ऑयल के लिए फेमस है। सम आर फाउंड ऑन सरफेस, कुछ सतह पर मिल जाते हैं। वाइल अदर्स बिलो अर्थ, कुछ सतह पर मिल जाते हैं और कुछ धरती के नीचे मिलते हैं। हो गया यहां तक? टाइप्स ऑफ मिनरल्स, खनिज के पदार्थ, वो प्रकार। टाइप्स ऑफ मिनरल्स, खनिज के प्रकार। अब हमारे यहाँ जो खनिज पाए जाते हैं वो सबसे पहले दो हिस्सों में विभाजित होते हैं। एक ऐसे खनिज होते हैं जिनको हम धातु कहते हैं, दैट मीन्स मेटेलिक मिनरल्स। हो जाए तो थम्स अप देना। फर्स्ट पेज में जो भी लिखा है वो समझ में आ रहा है? चलो, some are metallic minerals and some are non metallic minerals। इंडोनमेंट मतलब हमको गिफ्ट मिला हुआ है, हम उसको इंडोन करते हैं, हम उनका अधिकार रखते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो नेचर का वरदान है और उसका हम प्रयोग कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, उसको रिसोर्स कहा जाता है। और नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ये बहुत बेसिक है इसलिए मैं इसके नोट्स नहीं दूंगा आपको, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि ये तैयारी आप करके आए हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। स्कूलों में हमने पढ़ा होगा कि मेटल उस चीज़ को कहा जाता है जो चीज़, सबसे पहले बात तो वो सॉलिड होती है, ठोस होती है। और इसी के साथ एक एक्सेप्शन भी पढ़वाते हैं कि मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। ये आप लोगों को स्कूल में शायद कराया गया हो। और साथ ही साथ ये भी पढ़वाते हैं कि सोडियम एक ऐसा मेटल है जिसको आप चाकू से काट सकते हो, चाकू से काट सकते हो, सॉफ्ट होता है। बाकी सभी मेटल ठोस होते हैं। मेटल को टकराओगे तो उनसे आवाज़ आती है, इसीलिए उन्हें सोनोरस कहा जाता है। मेटल आप चम्मच वगैरह बजाओगे तो उनसे आवाज़ आती है। साथ ही साथ मेटल्स को पीट पीट के आप उनकी चादर बना सकते हो, इसीलिए हम उनको मेलिएबल कहते हैं कि मेटल्स को पीट पीट के चादर बनाई जा सकती है। मेटल्स डक्टाइल होते हैं, मतलब उनको पिघला के आप पतली पतली तारों में बना सकते हो, तार बना सकते हो, डक्टाइल होते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उनमें अगर आप बिजली दौड़ाओगे तो बिजली आसानी से उनमें दौड़ जाएगी। अगर आप लोहे की रॉड से मीटर बिल या जो बिजली का खंभा होता है उसमें आप लोहे की रॉड लगाओगे तो आपको करंट लगेगा, वो गर्म भी हो जाते हैं। मेटल्स हीट कंडक्ट कर लेते हैं, ऊष्मा को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे आपके घर में जो कढ़ाई है आज जिसमें पूड़ी बनी होगी कन्याओं के लिए, वो गैस पे रख के गर्म हुई होगी और वो कढ़ाई मेटल से बनी है, स्टील या लोहे से बनी है। नॉन मेटल्स इसके जस्ट विपरीत होते हैं। नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं, जैसे चूना हो गया, लाइमस्टोन हो गया, जनरली ये सॉफ्ट होते हैं। ग्रेफाइट हो गया, जनरली सॉफ्ट होते हैं सामान्य तौर पर। फिर इनसे आवाज़ नहीं आती, ये सोनोरस नहीं होते, इनको पीट पीट के चादर नहीं बनाया जा सकता, इनकी तारें नहीं बनाई जा सकती, ये बिजली ग्रहण नहीं करते और ये गर्म भी नहीं होते। उनको नॉन मेटल कहा जाता है। मैं मान के चल रहा हूँ ये आप स्कूल में पढ़ के आए होगे 10वीं क्लास में। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं। अब ये मेटल्स और नॉन मेटल्स को और बांटा गया है, तो पहले हम मेटल्स को बांटेंगे, फिर नॉन मेटल्स को बांटेंगे। मेटल्स को जो बांटा गया है, मेटल्स को बांटा गया है फेरस मिनरल्स में या फेरस मेटल्स में। फेरस मतलब ऐसे जिनमें लोहा पाया जाता है। फिर कुछ होते हैं नॉन फेरस, जो मेटल तो है लेकिन उनमें लोहा नहीं पाया जाता। और तीसरी कैटेगरी होती है प्रीशियस की, बहुमूल्य जो खनिज होते हैं उनको कहा जाता है।
फेरस, नॉन फेरस और प्रीशियस। कई सारे उदाहरण हैं इनके। जैसे जब आप फेरस को देखोगे तो फेरस में हमको मिलेंगे आयरन, मैंगनीज, इन सब में लोहे के अंश पाए जाते हैं। नॉन फेरस की बात करें तो मेटल तो ये भी है लेकिन इनमें लोहा नहीं पाया जाता, जैसे कॉपर, जिंक, इनमें लोहा नहीं पाया जाएगा। बॉक्साइट, जो एल्यूमिनियम जिससे निकाला जाता है। और प्रीशियस में हमने, ये तो हमको पता होना चाहिए, गोल्ड, बहुमूल्य वाले जो खनिज होते हैं या धातु होती है, सिल्वर, प्लैटिनम, इस प्रकार से गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। यहां तक कोई दिक्कत? हाँ, डायमंड उसमें आएगा बेटा, नॉन मेटेलिक में आएगा। डायमंड नॉन, डायमंड किसका हिस्सा है? कोल का हिस्सा है ना, कोयले का। कोयला ही डायमंड होता है असल में। इसीलिए कहते हैं ना, कोयले की खदान में हीरे को पहचानते। वो गाना है ना हनी सिंह का, उसमें वो एक लाइन कहता है, कोयले की खान में हीरे को पहचानते, मिडिल क्लास बॉय आज सुपर स्टार है। ऐसा कुछ गाना है उसका, बहुत पुराना। नॉन मेटेलिक मिनरल्स में आते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स को दो हिस्सों में बांटा गया है। इनको एक हिस्से को कहा जाता है ऑर्गेनिक, एक हिस्से को कहा जाता है जैविक, और एक हिस्से को कहा जाता है नॉन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वाले में आपको ऐसे चीजें मिलेंगी जैसे कोयला, कोल, पेट्रोलियम, कच्चा तेल या पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। और नॉन मेटेलिक में आपको मिलेंगे, नॉन ऑर्गेनिक वाले में, माइका, ग्रेफाइट, लाइमस्टोन, इस प्रकार की चीज। तो क्या क्लासिफिकेशन समझ में आ गया है? एक बार मुझे बता दें, क्या क्लासिफिकेशन समझ में आ गया है? ठीक है, बढ़िया। अगर क्लासिफिकेशन समझ में आ गया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे मिनरल्स में ही थर्ड चीज के साथ, जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। निकाले कैसे जाते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स निकाले कैसे जाते हैं? खनिज को निकाला कैसे जाता है? अब आप लोगों ने दो तीन चीजें तो सुनी होंगी, माइनिंग या खनन। ये शब्द तो आपने सुना ही होगा। सबसे पहला तरीका होता है माइनिंग। माइनिंग या फिर खनन, ये प्रोसेस उन मेटल्स के लिए यूज होती है जो जमीन के अंदर दबे हुए हैं। यूज्ड फॉर मिनरल्स बिलो द अर्थ, उन खनिज के लिए प्रयोग होती है जो जमीन के अंदरूनी भाग में है, बिलो द अर्थ। तभी तो खनन करना पड़ेगा, तभी तो खनन करना पड़ेगा। अब माइनिंग भी एक दो प्रकार की होती है। जैसे सबसे पहली माइनिंग जो हम देख रहे हैं उसे कहा जाता है ओपन कास्ट माइनिंग, खुले में खनन। ओपन कास्ट माइनिंग या फिर खुले में खनन। इस चीज को ऐसे समझे, मान लीजिए ये कोई जमीन का टुकड़ा है और हमें पता चला कि इस जमीन के टुकड़े के इस भाग में अंदर की तरफ कोयले के संसाधन है। ये पूरी पट्टी है अंदर की तरफ एक, यहाँ कोयले के संसाधन उपस्थित हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सीधे ऊपर से खुदाई करेंगे
और कुछ इस तरीके की चीज खोल लेंगे। ये इंसानों ने खुदाई करके बनाया हुआ है। और अब इंसान सीधे नीचे जाएंगे और यहाँ जो पूरा कोयले की एक पट्टी जमी हुई है, इस कोयले की पट्टी को तोड़ तोड़ के निकाल लेंगे। ये जो पूरा कोयला है, इसको अब हम खोल के निकाल लेंगे, खोद के। क्योंकि ये ऊपर से ओपन है, ऊपर से खुला हुआ है, हम इसे कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। लेकिन ये माइनिंग केवल तभी प्रयोग में आ सकती है जब जो मिनरल है या जो खनिज है वह ज्यादा गहराई में ना हो। मेरी बात समझ रहे हैं? यह तभी प्रयोग में आ सकती है जब कोई भी मिनरल ज्यादा गहराई में ना हो, हद से हद आधा किलोमीटर 500 मीटर गहराई में हो, 100 मीटर 200 मीटर गहराई में हो। तो आप ऊपर से एक बड़ा हिस्सा साफ कर सकते हो, ये पूरी जमीन अलग कर सकते हो और फिर आप नीचे जाके खुदाई कर सकते हो। ठीक है, ओपन कास्ट माइनिंग। खुले में खनन फॉर शैलो डेप्थ मिनरल्स, कम गहराई वाले खनिज के लिए। फॉर शैलो डेप्थ मिनरल्स, कम गहराई वाले खनिज के लिए। इसी में परफॉर्म्ड बाय रिमूविंग सरफेस लेयर, सतही परत को हटाकर की जाती है। ऊपर की एक परत आपको अलग करनी है और आपका काम हो जाएगा। डन बाय या परफॉर्म्ड बाय रिमूविंग सरफेस लेयर, ऊपर की एक परत को अलग कीजिए और आपका काम हो जाएगा। इसको ओपन कास्ट माइनिंग कहा जाता है। दूसरे प्रकार की जो माइनिंग है उसको कहा जाता है शाफ्ट माइनिंग, शाफ्ट खनन, शाफ्ट माइनिंग या शाफ्ट खनन। चीज को पहले समझेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे। ये जी हाँ सुमित, रिकॉर्डिंग तो हो रही है, मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। जी बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो रही है। कल वाली रिकॉर्डिंग भी आज आ जाएगी, अभी क्लास के बाद मैं लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों से। ये देखिए, ये समुद्र है, ये पूरा समुद्र है। और समुद्र में यहां पे नीचे तरफ इधर ऑयल रखा हुआ है, ऑयल रिसोर्सेज है। अब कोई मूर्ख ही होगा जो बोलेगा कि सर यहाँ के लिए ओपन कास्ट माइनिंग का प्रयोग कर लेते हैं। मतलब पहले पानी हटाओ, फिर समुद्र की 10 परतें हटाओ और उसके बाद जाके लोटे से तेल निकाल के ले आओ। तो ये इस तरीके की बातें होंगी अगर हम ओपन कास्ट माइनिंग की यहाँ बात करेंगे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे यार साहब ऐसा करो ना कि थोड़ा सा यहाँ पे आप एक गड्ढा कर दो और उसमें फिर एक शाफ्ट डाल दो, एक बड़ी सी पाइपलाइन डाल दो जिसको हम शाफ्ट कहेंगे। वो पाइप सीधे यहाँ तक पहुंचेगी और फिर पंप की मदद से आप इसको ऊपर खींच लेना। इसको हम कह देंगे शाफ्ट माइनिंग। इंसान को नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। बताएं मुझे, शाफ्ट माइनिंग समझ में आया? तो शाफ्ट माइनिंग में क्या होता है, बोरिंग करी जाती है। डीप बोर्स आर कॉल्ड शाफ्ट, गहरे बोर को शाफ्ट कहा जाता है। डीप बोर्स आर कॉल्ड शाफ्ट, गहरे बोर को शाफ्ट कहा जाता है। डीप बोर्स आर कॉल्ड शाफ्ट। यूज फॉर ग्रेट डेप्थ, अत्यधिक गहराई के लिए प्रयोग होते हैं। यूज फॉर ग्रेट डेप्थ, अत्यधिक गहराई के लिए प्रयोग होते हैं। एग्जाम्पल, पेट्रोलियम इन ओशंस, समुद्र में तेल संसाधन के लिए। क्या माइनिंग के ये दोनों प्रकार समझ में आ गए हैं? क्या माइनिंग के ये दोनों प्रकार समझ में आ गए हैं? माइनिंग के बाद दूसरा एक प्रकार आता है जिसको कहा जाता है, माइनिंग खत्म हो गया, दूसरे प्रकार का जो चीज है उसको कहा जाता है ड्रिलिंग। अच्छा, माइनिंग में एक चीज और होती है, थर्ड भी होती है एक माइनिंग,
और ये इस बार न्यूज़ में ज़्यादा थी, क्योंकि आपको पता होगा वो एक ऑस्ट्रेलिया के आदमी ने हमारे कुछ लोगों को निकाला है जब वहां ज़मीन गिर गई थी। पता है आपको? पता है कि नहीं पता है? उत्तराखंड में ब्रिज कोलैप्स हो गया था, बिल्कुल टनल में। तो वहां से लोगों को निकाला गया था, तो वहां इस माइनिंग का प्रयोग किया गया था। इसको कहा जाता है रैट होल माइनिंग। रैट होल माइनिंग ये दुनिया की सबसे डेंजरस माइनिंग में से एक है। चूहे के छेद वाली खनन ये दुनिया के सबसे मुश्किल माइनिंग्स में से एक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको डायग्राम से समझ में आ जाए। सपोज करें ये कोई भूमि का क्षेत्र है, और इस भूमि के क्षेत्र में यहां पे कहीं नीचे तरफ, बहुत गहरे हिस्से में यहां कहीं नीचे तरफ हमको पता है कि एक कोयले की सीम है। अच्छा, नए नए शब्द भी सीखते चलो। जब भी हम बात करेंगे कि जमीन के अंदर कोयले की कोई पट्टी है, तो हम उसको लेयर नहीं बोलेंगे, हम वहां पे शब्द यूज करेंगे सीम का। कोल सीम। कोल सीम। ये सीम शब्द आपने कहीं और सुना है क्या? जो क्रिकेट बॉल होती है उसके ऊपर जो धागा लगा रहता है ना, उसको भी सीम कहते हैं। सीम का मतलब होता है बिल्कुल परफेक्ट सीधी लाइन में जब कोई चीज मिलती है, उस चीज को सीम कहा जाता है। तो ये कोल सीम है। अब हमको इसको निकालना है, तो हम क्या करेंगे? ओपन कास्ट वगैरह कुछ नहीं करेंगे। हम यहां से एक चूहे का बिल बनाएंगे। इधर पे एक बहुत छोटा सा गड्ढा बनाएंगे, टनल जैसा। बहुत छोटा सा गड्ढा बनाएंगे जो सीधे जाके इस कोयले की सीम पर मिलता होगा। बस इतना ही खनन करेंगे हम। और फिर यहाँ से ये इंसान लोग इसमें नीचे जाते हैं, खुदाई करते हैं, और उसके बाद वो ऊपर भेज देते हैं। जो टीवी में आप लोगों ने देखा होगा ना, कि जमीन के अंदर ऐसी गुफाएं बनी रहती हैं और इसमें लोग कुल्हाड़ी मार मार के खुदाई करते हैं, सिर में एक वो हैट पहने रहते हैं, ऑरेंज कलर की पतली छोटा सा हेलमेट पहने रहते हैं। अब यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन भी कर दिया था एक बार। मान लो कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि आप ये कोल सीम में आप पूरा काम कर रहे हो, आप इस गड्ढे से नीचे आए थे, ये आपकी कोल सीम है, आप यहाँ खड़े हो और खुदाई कर रहे हो कि मैं बिल्कुल खुदाई करके पूरा कोयला निकाल लूंगा। आप यहाँ पे आते हो, आप रस्सी में कोयला बांधते हो, ऊपर से वो कोयला खींच लिया जाता है, कोयला बाहर आ चुका है। कई बार इसके अंदर आग लग जाती है। कई बार ऐसा होता है कि कोयले में यहाँ आग लग जाती है। और क्योंकि अब नीचे वाला जो बंदा है उसके पास निकलने का सिर्फ यही एक रास्ता है, वो अंदर ही जल के खत्म हो जाते हैं। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पे साफ हवा नहीं आती, इसीलिए अस्थमा जैसी बीमारियां भी बहुत हो जाती हैं। तो ये एक चैलेंजिंग चीज है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन भी कर दिया था। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ आपको रेड होल माइनिंग समझ में आ गई होगी। इट इज यूज्ड इन मेघालय। इट इज यूज्ड इन मेघालय बिकॉज ओनली अ बिकॉज ओनली अ स्मॉल टनल इज क्रिएटेड। यह हिमालय में प्रयोग होती है क्योंकि एक बहुत छोटी सी गुफा बनाई जाती है, एंड इट हैज लेस इम्पैक्ट ऑन माउंटेन्स। और इसका पर्वतों पर कम प्रभाव पड़ता है। पर्वतों पर कम प्रभाव कैसे? ये बड़ा सा पहाड़ है, आपको पता है पहाड़ के नीचे वाले इलाके में यहाँ पे आपको कोयला मिल रहा है, आपने एक पतला सा पाइप बना दिया, बस पूरा पहाड़ काटने की जरूरत नहीं है। अब इस पाइप से नीचे जाओ, इस पाइप से ऊपर आओ, तो पहाड़ को उतना नुकसान नहीं होगा जितना बाकी प्रकार की माइनिंग से होता है। माइनिंग यहाँ पे खत्म हो जाती है। दूसरा प्रकार जो आता है मिनरल्स को निकालने का, उसको ड्रिलिंग कहा जाता है। उसको ड्रिलिंग कहा जाता है। दूसरे प्रकार को ड्रिलिंग कहा जाता है। कुछ नहीं है। इन दिस लार्ज वेल्स आर क्रिएटेड। बहुत बड़े कुएं बनाए जाते हैं। लार्ज वेल्स आर क्रिएटेड। बहुत बड़े कुएं बनाए जाते हैं। केजीएफ देखी है आप लोगों ने? बस आप समझ गए होगे आप लोग। केजीएफ देखी होगी तो आप समझ गए होगे।
ठीक है। अंदर इतना बड़ा कुआं बनाया जाता है, इतना बड़ा कुआं बनाया जाता है कि नीचे एक फाइट सीन भी खेला जा सकता है। लार्ज वेल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ड्रिलिंग हो गया। लास्ट कोरिंग। कुछ नहीं है कोरिंग में। सरफेस में जो चीजें पाई जाती हैं उसको बस फावड़े से खुदाई करके निकाल लिया जाता है। जैसे गोल्ड, गोल्ड जमीन में अंदर नहीं मिलता बहुत। केजीएफ की बात अलग है, केजीएफ वाली जगहों पे मिलता है, लेकिन ज्यादातर डायमंड हो गया, ये तो डायमंड अपन को कोयले की खदानों में मिलता है। गोल्ड जो होता है वो हमको सरफेस के आसपास मिल जाता है, नदियों के किनारों पे मिल जाता है। कोरिंग का मतलब है कोई ऐसी चीज जो सतह पर मिल रही है, हमको बस उसको खोदना है और निकाल लेना है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका मिट्टी, सॉइल। जो रेत आती है ना आप लोगों के घरों में, जिससे आप लोग के घर बनते हैं, इसमें शंख भी मिलते हैं, फिर इसी में अपन लोग ऐसी गुफा भी बनाते थे बचपन में, इसी में कुत्ते सोते रहते हैं। रेत समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जो रेत आती है वो कैसे निकाली जाती है, उसको सिंपली बस आपको सरफेस से खोदना है और निकाल लेना है। सो क्वॉरिंग का मतलब होता है सिंपल डिगिंग आउट, सामान्य खुदाई। सिंपल डिगिंग आउट, सामान्य खुदाई, बस। नेक्स्ट हेडिंग डालिए। अब मेन चालू हो रही है पढ़ाई, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं बेटा, फैक्ट्स आएंगे इस चैप्टर में और वो याद करने ही पड़ेंगे आपको, वो मजबूरी है आपकी, सभी की मजबूरी होती है। ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ राज्यों के तीन तीन तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, ये टॉपिक है। खनिज का वितरण, ये टॉपिक क्यों जरूरी है? ये टॉपिक क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी के बलबूते पे हम इंडस्ट्रीज पढ़ने के लिए काबिल बनेंगे। अगर हमको यही नहीं बनेगा तो उद्योग नहीं लगा पाएंगे हम। इंडस्ट्रीज लगाने के लिए आपको मेटल चाहिए, आपको खनिज चाहिए, और खनिज तभी मिलेगा, इंडस्ट्री तभी बनेगी जब आपके पास खनिज की जानकारी होगी कि अच्छा इस तरफ यहाँ मिलता है और यहीं इंडस्ट्री लगानी है। अगर आपको यही नहीं पता कि केक का सामान कहाँ मिलता है तो आप केक कभी नहीं बना पाओगे। ठीक है। अच्छा, आपको एक मैं बात बताता हूँ, सिर्फ अपने कोर्स का नहीं, अपने कोर्स में तो शुरुआत ही कम बच्चों से हुई थी। जब अपना कोर्स शुरू हुआ था उस समय अपने साथ 10 बच्चे थे, 10 स्टूडेंट्स थे। आज अपने साथ 6 स्टूडेंट्स भी मुश्किल से हैं। ये सिर्फ अपने बैच के साथ नहीं होता है। गौतम में जब बैच शुरू हुआ था, हमारा बैच जब शुरू हुआ था तो 262 बच्चे थे। जब बैच खत्म होने की कगार पे आया, मतलब आधा साल खत्म हो गया था, तो वहां पे 61 के आसपास स्टूडेंट बचे थे। इतना ज्यादा बच्चे छोड़ देते हैं कोचिंग। अभी हमने सी सेट का कोर्स किया अन अकेडमी के मधुकर सर से, मधुकर सर से। इनका जो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट, उसमें 1122 बच्चों ने क्लास को ज्वाइन किया था। जब 60 दिनों के बाद, 59 लेक्चर्स के बाद 19 फरवरी को कोर्स खत्म हुआ, 19 फरवरी को जब कोर्स खत्म हुआ तो इस कोर्स में 262 बच्चे थे। आपका कंपटीशन इन्हीं बच्चों से है, बस इनसे नहीं है। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये जो 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं ना, जिस दिन आप पेपर देने जाओगे आप देखोगे 24 बच्चे एक रूम में बैठते हैं प्रीलिम्स के पेपर देने के लिए। 24 सीटें होती हैं, लेकिन इसमें से हद 8 या 9 सीटें ही भरी होती हैं, बाकी सब सीटें खाली हो जाती हैं। आते ही नहीं है बच्चे। कंपटीशन इन 8-9 लोगों से होता है बस। हम अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देने गए थे, हमारे रूम में 24 बच्चे, 24 सीटें थी, उसमें केवल 11 बच्चे प्रेजेंट थे और बाकियों की सीट खाली थी। ऐसा लग रहा था क्लास एकदम बारिश के दिनों में जो स्कूल में बच्चे आते, इतने कम बच्चे थे। कंपटीशन सिर्फ इनसे है। यहाँ पे टिके रहना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा लगेगा कि अरे यार ये तो हो नहीं रहा, ये बन नहीं रहा, कोई बात नहीं, टिके रहना जरूरी है। तो अगर कोई चीज़ मुश्किल लग रही है वो बार बार करके आएगी। हिस्ट्री मुझे मुश्किल लगती है, लेकिन हम कर रहे हैं, करना ही पड़ेगा। कोई ऑप्शन है क्या आपके पास, दूसरा ऑप्शन? यूपीएससी उन 50,000 बच्चों में से 1,000 बच्चे निकाल रहा है। ये 50,000 के 50,000 उतने ही काबिल हैं, उनमें से 1,000 निकाल रहा है। अब बताओ, आप कोई भी सब्जेक्ट छोड़ने की गलती कर सकते हो क्या? यूपीएससी तो उनको ही चुनेगा ना जिसको सब आता होगा। आप सोचो मैं इकोनॉमी छोड़ दूं, आप सोचो मैं डिजास्टर छोड़ दूं, आप मेडिएवल हिस्ट्री छोड़ दूं,
देश को उनको काबिल चाहिए। 50,000 लोग ऐसे हैं जिनको सब आता है, उनमें से 1,000 निकाल रहे हैं। आप सोच रहे हो मैं ये छोड़ के चला जाऊंगा एग्जाम में, वो नहीं होगा फिर उससे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। अब जरा एक बात इस मैप में ध्यान से देखिए, तो आप ये चीज गौर कर पाओगे कि भारत में ज्यादातर मिनरल्स भारत में, ये एनसीईआरटी का मैप है। क्या आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि ज्यादातर मिनरल्स जो हैं वो केवल और केवल एक तिरछी पट्टी में है। दिख रहे हैं एक तिरछी पट्टी में ज्यादातर मिनरल्स। क्यों भाई इस तिरछी पट्टी में है ज्यादातर मिनरल्स? तो इसका जवाब आपको फिजिकल ज्योग्राफी में मिलेगा। हमने देखा था यह वही इलाका है जहां पर रीयूनियन हॉटस्पॉट आया था, कुछ याद आया? ये वही इलाका है जहां पे रीयूनियन हॉटस्पॉट आया था, वही टेढ़ा इलाका जहां रीयूनियन हॉटस्पॉट आया था। ठीक है, चलो कुछ बातें लिख लेते हैं पहले। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे, लेकिन वर्ल्ड का भी मैं आपको नाम पता देता चलूंगा, क्योंकि वर्ल्ड के थोड़े बहुत प्रीलिम्स में आ जाते हैं और एमपीपीएससी तो आज से 10 साल पहले मेन से भी पूछता था। पहला पॉइंट, पेनिनसुलर रॉक्स कंटेन मोस्ट ऑफ द मिनरल्स। प्रायद्वीप चट्टानों में अधिकतर खनिज पाई जाती है। पेनिनसुलर रॉक्स कंटेन्स मोस्ट ऑफ द मिनरल्स। आप लोगों को इसकी ये पीपीटी की जरूरत होती है क्या क्लास के बाद? जो अपन क्लास में ये पीपीटी में लिखते हैं सब, उसकी नीड पड़ती है क्या? चाहिए रहती है इसकी पीडीएफ? हम्म, नहीं चाहिए रहती, चलो ठीक है। पेनिनसुलर रॉक कंटेन्स मोस्ट ऑफ द मिनरल्स। रिकॉर्डिंग तो मिल ही रही है सुहानी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो पीडीएफ है जो मैं लिखता हूँ यहाँ क्लास में, ये जो जितना भी मैं लिखता हूँ क्लास में बोर्ड में, इसकी नीड पड़ती है क्या? नहीं पड़ती, ठीक है। पेनिनसुलर रॉक कंटेन्स मोस्ट ऑफ द मिनरल्स। ज्यादातर खनिजों ज्यादातर जो चट्टाने हैं वो प्रायद्वीप भारत में पाई जाती हैं, या खनिज प्रायद्वीप भारत में पाए जाते हैं, जैसे कोयला, लोहा, कोल, आयरन, माइका, एक्सेट्रा इत्यादि। दूसरा पॉइंट, पेट्रोलियम डिपॉजिट्स कौन से पत्थरों में मिलते हैं? इग्नियस, सेडिमेंट्री की मेटामॉर्फिक? बताओ जल्दी मुझे। पेट्रोलियम डिपॉजिट्स आर फाउंड इन डैश रॉक्स। हमने पढ़ा हुआ है ये, मैं बता चुका हूं आपको कैसे कोई मछली दबेगी, कैसे पेड़ दबेंगे, लेयर की लेयर बनेगी, कौन से पत्थर होंगे वो आप भी जानते हैं। नहीं सुहानी बेटा, मेटामॉर्फिक क्यों होगा? सेडिमेंट्री रॉक होगा ना। सेडिमेंट्री रॉक में मैंने आपको बताया था, ये एक मछली आई, फिर उसके ऊपर सेडिमेंट्स जमा हुए, फिर एक मछली आई, उसके ऊपर कुछ सेडिमेंट्स जमा हुए, फिर सेडिमेंट्स आए, फिर सेडिमेंट्स आए, फिर कुछ समय के बाद ये मछली सड़ जाएगी, फिर आप यहाँ से खुदाई करके पेट्रोल निकाल लोगे। तो सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाएगा। जहां कहीं भी मिट्टी का ढेर लगेगा वहां पे आपको पेट्रोल वगैरह मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। पेट्रोलियम डिपॉजिट्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। एग्जाम्पल, वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट, पूर्वी एवं पश्चिमी तट, ये अरेबियन सी के किनारे। यहाँ पे आप बोलोगे सर रेत कहाँ है यहाँ पे? क्यों बेटा, बीच घूमने नहीं गए हो? मैं तो नहीं गया वैसे, लेकिन टीवीओ में तो देखा होगा, यहाँ बीच बनते हैं, बीच। इसलिए हम यहाँ पे बहुत सारे, हमको ये राजस्थान में हमने देखा है, पूरे मिट्टी मिट्टी है पूरे राजस्थान में, इसलिए पेट्रोल मिलता है। पुराने जमाने में नदियां भी बहती थी, लूनी नदी यहाँ पे पूरे डिपॉजिट करती है, हम लूनी नदी पढ़ के आए हैं। कृष्णा गोदावरी बेसिन, समुद्र से रेत आती है, बहुत अच्छा पेट्रोल मिलना चाहिए। असम का इलाका, असम के इलाके में तो हमने ये भी देखा हुआ है भाई कि ये क्या बनाती है, चोटी नुमा बहाव तंत्र, जिसको हम बियर्डेड चैनल कहते हैं। यहाँ पे सेडिमेंट्स जमा होते हैं, आसाम में तेल मिलता होगा। डिगबोई यहाँ पे एक बहुत फेमस जगह है, डिगबोई, जहाँ पे तेल मिलता है।
तो कहने का मतलब है जहां भी रेत मिट्टी जमा होगी वहां पे तेल मिलेगा। लास्ट पॉइंट, लार्ज एलुवियल प्लेन्स। प्रकृति कितने अच्छे हमको लेसन देती है जीवन में। लार्ज एलुवियल प्लेन्स, दो वेरी फर्टाइल, वृहद मैदानीय क्षेत्र भले ही बहुत उपजाऊ हैं, बट आर ऑलमोस्ट डिवॉइड ऑफ मिनरल्स, परंतु वह लगभग खनिज से वंचित है। क्या लेसन आप यहां से निकाल रहे हो लाइफ में? क्या लेसन निकाल रहे हो लाइफ में आप? दूसरों को देख के कभी ये मत सोचो यार कि उसके पास तो ये है, उसके पास तो वो है, वो कितना बेहतर कर रहा है। नहीं, प्रकृति बहुत बड़ी लेवलर है, बहुत बड़ी लेवलर। रिंकू सिंह का नाम सुना होगा आपने, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलता है। रिंकू सिंह सिलेंडर बेचते थे। यशस्वी जायसवाल फुल्की बेचता था। फुल्की मतलब गंगा के मैदानों की तरह पैसा नहीं है उनके पास, फर्टिलिटी नहीं है जैसे गंगा के मैदानों के पास है, जैसे अंबानी के लड़के के पास है, वो सुविधाएं नहीं है। लेकिन भगवान ने उसको टैलेंट दिया, उसको मिनरल्स दिए, कहा तुम अपनी इंडस्ट्री खुद लगा लो। लाइफ और जो प्रकृति है वो सबसे बड़ी लेसन देने वाली चीज होती है। सबसे पहले इसको मिटा दें क्योंकि ये मैप की बहुत जरूरत पड़ेगी हमको। मिनरल बेल्ट्स इन इंडिया, भारत में खनिज पट्टियां। जस्ट अ मिनट, मैं एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लूं कि रिकॉर्डिंग हो भी रही है कि नहीं। मिनरल बेल्ट्स इन इंडिया, भारत में खनिज क्षेत्र। टोटल 4 खनिज क्षेत्र है भारत में, टोटल 4 हमारे यहाँ पे हैं। सबसे पहले फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। नंबर 2, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन के बाद नंबर 2 नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। नंबर 3 साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन, दक्षिण पश्चिम पठार क्षेत्र। एंड लास्ट सेंट्रल रीजन, मध्य क्षेत्र। अब अगर आपने बहुत ध्यान से फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको बहुत मदद मिलने वाली। सबसे पहले नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, इलाके देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू का इलाका आता है, वेस्ट बंगाल का इलाका आता है, छत्तीसगढ़ का इलाका आता है और उड़ीसा का इलाका आता है। ये 4 इलाके यहाँ पे आते हैं, 4 राज्य यहाँ पे आते हैं। कौन कौन से? छोटा नागपुर प्लेट्यू है सबसे पहले, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड वाला। फिर इसके बाद वेस्ट बंगाल, उड़ीसा,
और छत्तीसगढ़, यह इलाके यहाँ पे आते हैं। ये इतना रिच इलाका है, इतना रिच इलाका है कि अगर आप अपने 10 पन्ने पलटा के देखो और पीछे छोटा नागपुर प्लेट्यू जो हम आज से कम 1000 साल पहले पढ़ के आए थे और कभी आपके दिमाग में पीछे रखा होगा, तो हमने लिखा था कि इसको भारत का खनिज हृदय प्रदेश कहा जाता है, मिनरल हार्टलैंड कहा जाता है, क्योंकि भारत के लगभग सभी प्रकार के मिनरल्स यहाँ पे मिलते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको ये जो जगहें दिख रही हैं, हजारीबाग, मयूरभंज, केउंजार, सुंदरगढ़, बिलासपुर, दुर्ग, मैकाला हिल, बेलाडिला, कोरापुट, ये पूरा इलाका किस में आ रहा है? ये आ रहा है ईस्टर्न प्लेट्यू, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन। ये पूरा का पूरा इलाका नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू और हिल रीजन में आ रहा है। यहाँ पे वो मेटल्स मिलते हैं जिनकी चाहत हर कोई रखता है, लेकिन वो सबको मिलते नहीं। वो मेटल्स हैं आयरन, वो मेटल है कोयला, वो मेटल है बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट असल में एल्यूमिनियम की ओर है, बॉक्साइट। माइका, कोई एक है फेलो जेस्टर जो रोज उठता है और फिर उसका माइक बंद नहीं होता। कौन है ये फेलो जेस्टर? चलो कोई नहीं, हो गया माइक बंद। दूसरा जो इलाका है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन वाला, वो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का इलाका यहाँ पे है। इसमें राज्य देखिए कौन कौन से आते हैं, राजस्थान और गुजरात, ये इलाका आता है। राजस्थान और गुजरात, यह इलाके में लोहा वगैरह नहीं मिलता। अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होगा कि राजस्थान में खेतरी नाम की एक जगह है जहां पे कॉपर मिलता है। लूसेंट में पहला फैक्ट दिया हुआ है ये, राजस्थान खेतरी कॉपर के लिए फेमस है। राजस्थान में आपको पेट्रोल मिल जाता है, राजस्थान में आपको कॉपर मिलता है, और जहां कॉपर मिलता है वहां जिंक मिलता ही मिलता है। जिंक और कॉपर भाई भाई हैं। जिंक, कॉपर और सिल्वर, ये तीनों हमेशा साथ मिलते हैं। लेड, सिल्वर, जिंक, ये हमेशा साथ मिलते हैं। ये हम देखेंगे जब नोट्स लिखवाएंगे तो बताएंगे। लेकिन इस इलाके में, राजस्थान और इस इलाके में आपको मेनली जो चीजें देखने को मिलेंगी वो होता है जिंक, कॉपर, यहां मिलता है मार्बल। मार्बल के लिए तो इतना ज्यादा फेमस है, इतना ज्यादा, राजस्थान और गुजरात दोनों ही मार्बल के लिए बहुत फेमस है। मार्बल लेते कहां से हैं? मध्य प्रदेश से। ये नर्मदा नदी में जो मार्बल मिलता है वही मार्बल इनके पास भी है। सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर, रेत में बना हुआ पूरा इलाका है तो ये तो मिलेगा ही। और साथ ही हमारा पेट्रोलियम, ये मेजर चीजें यहां मिलती हैं। लेकिन क्या नहीं मिलता? लोहा नहीं मिलता, कोयला नहीं मिलता, बॉक्साइट नहीं मिलता, जिससे आप चीजें बनाते हो वही नहीं मिलता। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कॉपर से कुल्हाड़ी बनाई जा रही है, कॉपर से मशीनें बनाई जा रही हैं माइनिंग करने के लिए। लोहे की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, स्टील की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। कभी आपने सुना हीरो होंडा जो कॉपर से बनी हो? नहीं होंगी ऐसी चीजें। ठीक है, तो ये दूसरा इलाका हो गया हमारा। इस इलाके में आप ध्यान से देखो, चीजें कम ही दिखेंगी आपको। और वैसे भी ये जो मैप है ये केवल मेटेलिक मिनरल्स का है, नॉन मेटेलिक का मैप नहीं है। साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन, ये अलग भाई खास चीज है, ये अलग महत्वपूर्ण जगह है ये। साउथ ईस्टर्न जो हमारा साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन है, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और गोवा। तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और गोवा। महाराष्ट्र के क्षेत्र भी इसमें थोड़े बहुत आ जाते हैं। इस इलाके में भी आपको आयरन मिलेगा, लोहा मिलेगा, क्योंकि अगर आपने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको याद होगा यहाँ धारवाड़ रॉक्स मिलती हैं, आपको याद होगा यहाँ कुडप्पा रॉक्स मिलती हैं, आपको याद होगा यहाँ आर्कियन रॉक्स मिलती हैं। ये पढ़ा हुआ है अपन ने लाइन से, और इन्हीं में अपन को सारी चीजें मिलती हैं। यहाँ पे आपको मैग्नीज भी मिलता है, इस जगह पे आपको मैग्नीज भी मिलता है। आयरन मिलता है, मैग्नीज मिलता है, लाइमस्टोन भी मिलता है साथ में, लाइमस्टोन भी मिलता है साथ में। मेजर मेटल्स ही मिलेंगे यहाँ पे, मेजर मेटल्स। कॉपर वगैरह भी मिलेगा बाद में, लेकिन अभी मेजर तीन यही है।
और फाइनल इलाका जो हमारा है, लास्ट जो हमारा रीजन है, कौन सा कलर बच गया है, लास्ट जो हमारा रीजन है, सेंट्रल रीजन, यहाँ पे आता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला इलाका। ये इलाके की बात हो रही है। अब मध्य प्रदेश का आप जानते हो बेटा, कौन से पहाड़ निकलते हैं यहाँ से, विंध्या माउंटेन्स। हमें पता है इस इलाके से विंध्या माउंटेन निकलते हैं। हमारे यहाँ पे विंध्या है मतलब चूना होगा, लाइमस्टोन होगा ही होगा, कोई शक ही नहीं है इसमें। सिंगरौली सोहागगढ़ में कोयला मिलता है हमारे यहाँ, कोल होगा, उतना नहीं लेकिन होगा। मलाजखंड मैग्नीज के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। ये तो आपको सिद्धार्थ सर पढ़ा गए होंगे, मलाजखंड मैग्नीज। ये तो सिद्धार्थ सर पढ़ा गए होंगे कि मलाजखंड मैग्नीज के लिए बालाघाट में मिलता है। और बॉक्साइट, ये भी बालाघाट में मिलता है। बी से बालाघाट, बी से बॉक्साइट भी कराया होगा आपको। तो ये भारत के 4 मुख्य खनिज क्षेत्र हैं। आप ध्यान से देखो, नॉर्थ में कुछ है ही नहीं, हिमालय के पास कुछ ज्यादा है नहीं। ये बन गया। आज अपन सिर्फ और सिर्फ आयरन कर पाएंगे, ठीक है, आयरन और हो पाएगा आज, बाकी फिर कल करेंगे, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन की क्लास थी तो ज्यादातर समय उसी में निकल गया। तो आज सिर्फ लोहा पढ़ पाएंगे अपन। बिल्कुल बिल्कुल, कोल का लार्जेस्ट बेल्ट सिंगरौली है। ठीक है, तो पहला हेडिंग डालिए मेटेलिक मिनरल्स, धातुई खनिज। और मेटेलिक मिनरल्स के अंदर पहली हेडिंग डालिए आयरन ओर। मेटेलिक मिनरल्स के अंदर पहली हेडिंग डालिए आयरन ओर। लौह अयस्क, मेटेलिक मिनरल्स, और इसके अंदर पहली हेडिंग आयरन ओर, लौह अयस्क। यहीं साइड में लिख लें ओर क्या होता है, व्हाट इज ओर। अ मिनरल which has sufficient concentration, which have has sufficient concentration of desired element such that it can be exploited economically, it can be exploited economically, is called ore। एक ऐसा मिनरल, एक ऐसा खनिज डिपॉजिट या ऐसा मिनरल जिसमें हमारी जो इच्छा है जिस पदार्थ की, वो इस मात्रा में होता है कि हम उसे आर्थिक रूप से उपयोग में ला सके। एग्जाम्पल से समझते हैं थोड़ा सा। जैसे मैंने आपसे कहा एक ब्लॉक है ए, ये एक ब्लॉक है बी। ऐसा तो नहीं होगा ना कि मिट्टी में गए तो आपको आयरन के ऐसे टुकड़े मिलेंगे और आप ऐसे आयरन को बटोर लोगे या फिर छन्नी से छान लोगे। ऐसा होता है क्या आयरन? आयरन ऐसा नहीं होता। तो आयरन कैसा होता है फिर? आयरन होता है कि आप एक बड़े से पत्थर को निकालोगे, अब इसमें बीच बीच में कहीं कहीं आयरन होगा, फिर आप इस पूरे पत्थर को तोड़ फोड़ के पिघलाओगे, पिघलाने के बाद आयरन अलग कर लोगे और वो अलग कर लोगे जो बाकी चीज़ें हैं। कहने का मतलब है कि हम ऐसा मान के चल रहे हैं इसमें 70% आयरन होगा, लोहा होगा, और 30% लफंटूस आइटम होगा या बेकार आइटम होगा जिसको हम क्रैप कह देते हैं, जिसको हम बेकार आइटम कह देते हैं, जो हमारे काम नहीं आना है, कबाड़ कह देते हैं उसको। ऐसा आइटम 30% होगा। इस चीज़ को हम अगर
निकालने जाएंगे तो हम बोलेंगे ये एक आयरन ओर है, ये एक लौह अयस्क है और इसमें 70% कार्बन है, ये हमारे लिए अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ एक और कार्बन मिलेगा जिसमें केवल 30% कार्बन है और 70% वो बेकार है। ऐसे कार्बन, ऐसे आयरन को हम कभी नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये निकालने में हमारा पैसा ज़्यादा लग जाएगा और हमको मुनाफा कम होगा। तो ये आयरन ओर तो है, लेकिन निकालने लायक नहीं है। तो और वो चीज़ होती है जब हम आर्थिक चीज़ों में बात करते हैं कि किसी भी ऐसी ओर में या मिनरल में जब एक सफिशिएंट अमाउंट में हमारा डिजायर्ड एलिमेंट, हमारी इच्छा का पदार्थ एक निश्चित मात्रा में, अच्छी मात्रा में होता है, उसको हम ओर कहते हैं। दुनिया में ये जो आयरन ओर है, ये जो आयरन ओर है, ये 4 प्रकार का पाया जाता है। दुनिया में आयरन ओर 4 प्रकार का पाया जाता है। पहली बात तो यार, कुछ बातें ऐसी हैं जैसे इंडिया हैज, जैसे जो ये है, ये बेसिक एलिमेंट होता है। ये इंट्रोडक्शन के लिए लिख रहा हूँ मैं, 2-3 लाइनें बस। इट इज बेसिक एलिमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। किसी भी उद्योग की एक मूलभूत धातु होती है, बेसिक एलिमेंट फॉर इंडस्ट्रीज। इसके बिना कोई उद्योग चालू नहीं हो सकता, आयरन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, इसके बिना कोई चीज नहीं बन सकती। इंडिया हैज लार्ज क्वांटिटी, भारत में बहुत अधिक लौह अयस्क पाया जाता है। होमवर्क, एक चीज मैं बता देता हूँ, दुनिया में सबसे ज्यादा आयरन जो है वर्ल्ड में, वो ऑस्ट्रेलिया के पास है। आपको बताना है कि इंडिया का कौन सा नंबर है। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट है वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा लोहा ऑस्ट्रेलिया के पास है। दूसरे नंबर पे ब्राजील के पास है। आपको बताना है इंडिया का कौन सा नंबर है। इंडिया के पास बहुत सारा आयरन ओर है। ये आयरन ओर मुख्य 4 प्रकारों में पाया जाता है, मुख्य 4 प्रकार के क्षेत्र उसमें ओर में पाया जाता है। नंबर 1, ये नाम शायद कभी आपने जीवन में सुने हो, हेमेटाइट। क्या नाम सुना है? सबसे पहले हेमेटाइट ना लिखो, सबसे पहले लिखो मैग्नेटाइट। कभी नाम सुने हैं ये, मैग्नेटाइट? दूसरे नंबर पे, अभी आप लोग सिर्फ मैग्नेटाइट लिखो, नहीं तो फिर लाइन आइन का घपला हो जाएगा। मैं तो मिटा सकता हूं, आप लोग नहीं मिटा पाओगे। हेमाटाइट, हेमाटाइट। तीसरे नंबर पे लिमोनाइट। और चौथे पे सिडेराइट। ये 4 प्रकार की आयरन ओर होती है, 4 प्रकार की लौह अयस्क होती है। मैग्नेटाइट मतलब इतना अच्छा आयरन होगा, इतना अच्छा आयरन होगा, इतना ज्यादा आयरन होगा कि कुछ कुछ जगहों पे तो वो मैग्नेट या चुंबक की तरह काम करता होगा। कुछ कुछ जगहों पे इतना ज्यादा इसके पास लोहा होगा कि कुछ कुछ जगहों पे ये चुंबक की तरह तक काम करता होगा, और इसीलिए इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में बहुत फायदा होगा। ये ओर है बेटा, ओर मैंने आपको मतलब बताया, ओर का मतलब होता है जिस जगह पे आपको ज्यादा क्वांटिटी में लोहा मिले। तो मैग्नेटाइट आयरन ओर इज ऑफ फाइनेस्ट क्वालिटी, सर्वाधिक गुणवत्ता वाला लोहा है, फाइनेस्ट क्वालिटी का लोहा है ये। इट इज ऑफ फाइनेस्ट क्वालिटी विथ आयरन कंटेंट, जिसमें लोहे की मात्रा, विथ आयरन कंटेंट, जिसमें लोहे की मात्रा अप टू 70%, अप टू 70%। लोहे की मात्रा 70% के आसपास होती है। नाम ही मैग्नेटाइट पड़ा है क्योंकि एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटी है, एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटी है, नाम ही इसीलिए पड़ा है।
एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटी है, नाम ही इसीलिए पड़ा है, और इसीलिए इसका प्रयोग देयर फॉर यूज इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। दूसरा है हेमेटाइट। मैग्नेटाइट दुनिया का सबसे अच्छा आयरन ओर है, लेकिन वैल्यू हेमेटाइट की ज्यादा है, क्यों? कोई मुझे बता सकता है? दुनिया में सबसे बेहतरीन गाड़ियों में शुमार है रोल्स रॉयल्स, आपकी डिमांड पे बनती है, लेकिन भारत देश में वैल्यू आपको इंडिगो, ऑल्टो या होंडा सिटी की ज्यादा दिखेगी, क्यों? क्योंकि यूटिलिटी या उपयोग क्षमता किसकी ज्यादा है? वो हेमेटाइट की ज्यादा है। भले ही मैग्नेटाइट गुणवत्ता में या क्वालिटी में बहुत ऊपर है, लेकिन हेमेटाइट जो है वो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। मैग्नेटाइट उतनी क्वांटिटी में हमारे देश में अवेलेबल नहीं है वो, और हेमेटाइट हमारे देश में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, इसीलिए इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है किसी भी इंडस्ट्री वाले क्षेत्र में। तो लिखें स्लाइटली लोअर क्वालिटी, हल्की निम्न गुणवत्ता, स्लाइटली लो क्वालिटी, हल्की निम्न गुणवत्ता, 50 to 60% आयरन, 50 से 60% आयरन कंटेंट, 50 to 60% आयरन कंटेंट। it is present in it is present in huge quantity, यह बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है। इट इज प्रेजेंट इन ह्यूज क्वांटिटी। तीसरा है लिमोनाइट, इंफीरियर क्वालिटी, निम्न गुणवत्ता, इंफीरियर क्वालिटी, निम्न गुणवत्ता, बहुत ही बेकार। ये नामों का यूज कब आएगा? कभी ऐसे पूछ लेगा कि बताओ इनमें से कौन सी आयरन और नहीं है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट एंड एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कोयले का प्रकार होता है, तो हम वहीं छांट लेंगे, अच्छा एंथ्रेसाइट नहीं है। 30 to 50% कार्बन, 30 से 50% कार्बन, 30 to 50% कार्बन। इट इज हाइड्रेटेड कार्बन, इट इज हाइड्रेटेड कार्बन, यह नमी युक्त कार्बन है। इट इज हाइड्रेटेड कार्बन, यह नमी युक्त कार्बन है। विथ येलोइश कलर, जिसका पीला रंग होता है, विथ येलोइश कलर, जिसका पीला रंग होता है, विथ येलोइश कलर। नॉट इकोनॉमिकली यूज्ड, इसको आर्थिक रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है। और लास्ट है सिडेराइट, लास्ट है सिडेराइट। इसे आयरन कार्बोनेट भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड आयरन कार्बोनेट। आयरन कार्बोनेट मतलब FeCO3, इट इज ऑल्सो कॉल्ड आयरन कार्बोनेट, FeCO3। 10 से 40%, 10 to 40% कार्बन, नॉट यूज्ड इकोनॉमिकली, नॉट यूज्ड इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या चारों ओर समझ में आ गई हैं? जल्दी बताएं, क्या चारों ओर समझ में आ गई हैं? ठीक है, अब कल से जो शुरू होगा ना, कल से हमारा काम क्या है? देखो तैयार होके आना उस हिसाब से कि बहुत सारे मैप्स बनाने हैं। कल से हमको इंडिया का एक एक मैप बनाना है। इस मैप का नाम होगा आयरन। अब इसमें हमको वो जगहें मेंशन करनी है जहां आयरन मिलता है, जैसे हम ऐसे मेंशन करेंगे क्योंजार, सिंहभूम, बेलाडिला, और दो दो तीन तीन हमको हर राज्य में, बाबा बुदान हिल्स, कुंद्रेमुख, शिमोगा, ये आयरन की जगहें होंगी। ये जगहें याद करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इंडस्ट्री जब लगाएंगे तो हम वहाँ लिखेंगे कि अच्छा यहाँ देखो बोकारो स्टील प्लांट में बेलाडिला से आता है सामान, तो याद आएगा अच्छा बेलाडिला छत्तीसगढ़ में था। तो इसके हिसाब से तैयार हो क्या ना, हमको लगभग हर चीज़ के लिए एक एक मैप बनाना है और लगभग 9 9 नाम हर मैप में हमको लगभग याद करने हैं।
कई नाम तो रिपीट ही होंगे, गिनती के 10 नाम टोटल होते हैं जो हर मैप में रिपीट हो जाते हैं, हर मैप में वो रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं कल। गुड बाय।